सर्कल के बारे में ना कुछ चीजें आप जान लीजिए सर्कल के बारे में, उसके बाद आपके डाउट्स ले लेंगे। सबसे पहला इसमें 9th 10th मिक्स है। सबसे पहला है, जो सर्कल होता है उसमें कॉर्ड बना सकते हैं आप, और सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो कॉर्ड दो टुकड़ों में, बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ जाती है। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये कहा है कि सर्कल है, एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड पे गिरेगी तो वो बाइसेक्ट नहीं करेगी, परपेंडिकुलर लाइन गिरेगी। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर। तो वो सर्कल को क्या कर देगी, दो भागों में बांट देगी। कॉर्ड को, सॉरी, कॉर्ड को दो भागों में बांट देगी। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, पहली थ्योरम है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अच्छा जी। सेम इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि अगर आपके पास सर्कल है और अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है जो कि बाइसेक्टर का काम कर रही है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी मानी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर परपेंडिकुलर लाइन आ रही है सेंटर से तो बाइसेक्टर का काम करेगी, अगर बाइसेक्टर आ रही है तो वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है, बट अगर ऐसे ही कोई लाइन अगर सर कॉर्ड पे गिर रही है तो वो परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर होगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब परपेंडिकुलर होना जरूरी है तो बाइसेक्टर होगी, बाइसेक्टर होना जरूरी है तो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखिए, बराबर कॉर्डें जो होती हैं, बराबर कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है, और अगर ए बी सी डी कॉर्ड के इक्वल है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है, जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक जाते हैं कॉर्ड बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास करती है? सेंटर से, उसको डायमीटर कहते हैं, फिर दूर जाते हैं फिर। तो अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और इधर भी ये 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो इसका मतलब इस कॉर्ड की और इस कॉर्ड की दूरी सेंटर से कैसी होगी? बराबर होगी। इसी पर थ्योरम है कि अगर दो कॉर्डें बराबर हैं तो सेंटर से उनकी दूरी भी कैसी होती है? बराबर होती है। बात बिल्कुल पूछ रहे, बात सही पूछ रहा है कि भाई भैया दूरी का मतलब समझाओ। दूरी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, ये कॉर्ड हो गई। अब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से इस कॉर्ड की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे भैया ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। दूरी तो बहुत सारी है, आप कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? अरे मैं परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा हूँ यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से दोनों कॉर्डों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ। कैसा होगा? इक्वल होगा। लेट इट बी ई एंड दिस गोना बी एफ। तो भाई ओ ई इक्वल होगा ओ एफ के। कब होगा? इफ ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अच्छा जी। भाई सेंट्रोइड पे पूछा कुछ 12th में, तो मैं आपको सेंट्रोइड का याद है, एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? फॉर्मूला क्या? बहुत बढ़िया, सेंट्रोइड का उन्होंने पूछा। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ऑर्थोडॉक्स में ऑर्थो सेंटर होता है। कोई बात नहीं, पहले मेरी बात सुनो। देखो जो उनसे पूछा है वो मैं आपको बताता हूँ। उनको तीनों पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अरे सुनो यार मेरी बात। तीनों पॉइंट दे रखे हैं, उनको बोला है ये मीडियन की लेंथ निकालो। कैसे निकालोगे मीडियन की लेंथ, बताना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताना। ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं, मैं पूछ रहा हूँ मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? भाई ये बी पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले हम बी के। किससे? x इक्वल टू एक्स वन प्लस अपॉन टू, और y इक्वल टू में वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू, तो ये मिड पॉइंट निकल जाएगा। ए पता ही है, बी पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकाल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है उनका। दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट्रोइड बताओ, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताओ। बताना सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, हाँ, ये ए का कोऑर्डिनेट निकाल, ए का कोऑर्डिनेट पता, बी का कोऑर्डिनेट भी पता चलेगा। अब बता सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे?
तीनों के कोऑर्डिनेट पता है ना? तीनों कोऑर्डिनेट पता है? नहीं, तीनों के कोऑर्डिनेट छोड़ो, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अब बता। इसका शायद मिड पॉइंट निकालेंगे। सेंट्रोइड मीडियन को कितने रेशियो में बांटता है? 2 रेशियो। 2 रेशियो। तो रेशियो भी तो पता चल गया। 2 रेशियो। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, रेशियो पता है, बीच वाला पॉइंट तो पूछना। अरे सेक्शन कॉम्बिनेशन निकाल दोगे ना ऐसे। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिमाग लेके जाना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, दिमाग को लेके जाना पेपर में। रेटे रेटाए सवालों को मत ढूंढना उधर, वो नहीं मिलेंगे। दिमाग को यूज करते चलना, तब बनेगा पेपर बढ़िया। ठीक है, ऐसा ही पेपर था आज का। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को ढूंढ रहा है पेपर में, वो नहीं है वहां पे, तो टफ है पेपर, आप कह लो। पर जो दिमाग लेके गया है, जो लॉजिक से काम कर रहा है, वहां पे जाके कर रहा है चीज को सही से, तो उसके लिए पेपर आसान है। आसान है पेपर, पेपर वॉज नॉट टफ। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को लेके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, बाकी तो सब हो जाएगा। हाँ जी, तो कॉर्ड भाई यहाँ पर है, ये कॉर्ड यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है और ये डी है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है कॉर्ड। अब आप बताओ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा ना। तो कॉर्ड सामने सामने होंगी ऐसा नहीं है, बाजू में भी हो सकती। सुन भाई बात। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। पहला क्या बताया था मैंने? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्टर का काम करता है, बाइसेक्टर बनाते हैं तो परपेंडिकुलर का काम करता है। ठीक है, बराबर कॉर्ड है, सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो कॉर्ड है इक्वल हैं, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कब? जब ए बी कॉर्ड किसके इक्वल होगी? तो अब बराबर कॉर्डों का मेरे को दो प्रॉपर्टी मिल गई कि एक तो दो कॉर्ड अगर बराबर है तो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉर्डे इक्वल हैं तो अगर उनसे सेंटर पर एंगल बनवाया जाए तो वो भी कैसा आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, ये सब यूज हो सकता है, मैं इसलिए सिखा रहा हूं बस। ठीक है, ये सब 9th की प्रॉपर्टीज हैं, 10th क्लास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी आपने। 10th में तो दो ही थ्योरम है। रेडियस, बीपीटी कहाँ है सर्कल में? रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक तो ये थ्योरम है, और दूसरी वाली क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनती हैं और वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती हैं। प्रूफ करके दिखा देंगे आपको। वैसे उसमें तो मेरे ख्याल से बस दो ट्रायंगलों को आपको कॉन्वेंट प्रूफ है ना, जैसे सेंटर हो गया तो यहाँ पर आप ए पॉइंट बना दीजिएगा, ये बी बना दीजिएगा, यहाँ पे सी बना दीजिएगा, ये ओ बना दीजिएगा। भाई इनको ऐसे कर दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। आपको तो यही शो करना है ना कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के या सी ए के। तो इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल की क्या कर दीजिएगा? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो भाई एक तो बीच वाली कॉमन है, सही है। ये 90 है और यार ये भी क्या है? तो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहते ही कह देना ए बी किसके इक्वल है? ए सी। सही है, और आपका शो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। कैसे कैसे? दो ट्रायंगल अगर, हाँ मतलब वो किस चीज के तहत हुए हैं सिमिलर? साइड 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 से कर दो। देखो भाई, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। ए से कर लो, ए से तो बहुत ही आसान है। एंगल एंगल के इक्वल हो जाएंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको कौन सा एंगल किसके इक्वल है। साइड एंगल कर देता है,
ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर और इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर के, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल। भाई देखो गौर करो, इधर और इधर सेम चीज क्या चल रही है, तो इधर सेम चीज क्या चल रही है, तो ए की जगह कौन चल रहा है। अब ए की जगह जब पी चल गया तो बी की जगह क्या चल रहा है फिर, और ए की जगह जब पी चल रहा है तो सी की जगह क्या चल रहा है आर। समझ आ गया। भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम बहुत पढ़ लेते हैं तो फिर जब पढ़ा नहीं होता चूंकि तो भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, अभी टाइम है तुम्हारे पास पूछने के लिए, पर एग्जाम में गलत मत करिएगा। आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको बता देता हूँ, दो ट्राइंगल सिमिलर करेगा, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स देगा चार ऑप्शंस में, अब बोलेगा बताओ कौन सा सही है। या ये कभी कभी ऐसे ही पूछना, आजकल तो बड़ा नालायक लोग हैं, पूछते हैं कौन सा गलत है। बच्चा सही ढूंढ रहा होता है, पहला ऑप्शन ही सही मिल जाता है, जबकि उसमें लिखा होता है नॉट ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा फोकस में डालिएगा, पूछा क्या है। ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले थ्योरम हो गई आपके पास, जो दो कॉर्ड्स परपेंडिकुलर अगर सेंटर पे आता है कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्टर काम करता है, बाइसेक्टर आता है तो परपेंडिकुलर काम करता है। दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, प्लस वो बराबर एंगल भी बनाती हैं। ठीक है, दो ट्रायंगलों को सिमिलर सर्कल में होगा तो करना पड़ेगा, तो आपको वो एंगल उस एंगल के इक्वल हो जाएगा अगर दो कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल है, ऐसा यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा थ्योरम, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर दो क्वेश्चन, दो दो प्रॉपर्टी एक साथ सिखा दूंगा मैं, देखिएगा। अगर एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट मतलब एक ए बी का ये जो सेगमेंट, ये आपके पास आर्क जो है, अगर इस पे अगर मैं एंगल क्रिएट करूं कितने भी, तो ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल्स ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल इन अ सर्कल ओनली। एक सर्कल में सेम सेगमेंट पे कितने भी एंगल्स बना लीजिए वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक है आपके पास, इसी सेगमेंट पर आपने एक तो सेंटर पे बनाया है और एक ऊपरली तरफ बनाया है, तो सेंटर वाला एंगल ज्यादा चौड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका पॉइंट नजदीक है, और वो उसके डबल होगा। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास x होगा, ये वाला आपके पास 2x। आप इसमें थोड़ा बंदे को भी सोच सकते हैं, एक थोड़ा ज्यादा लंबा बंदा है, एक थोड़ा छोटा बंदा है, जैसे मान लो मैं हूं और दक्ष है, ऐसे समझो। अब दक्ष जो है, अब हम दोनों नाली के ऊपर पाँव रख रहे हैं सेम, तो फिर पाँव ज्यादा कौन चढ़ाएगा, दक्ष छोटा है, तो इसी तरीके से तो ये वाला एंगल कम होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा, और डबल होगा। सर्कल की यही खासियत होती है, क्योंकि डायमीटर डबल होता है, तो फुल लेंथ पे बनेगा तो x, और ये मतलब ये 2x। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाइन्थ क्लास से टचअप होता हुआ है। एक मिड पॉइंट थ्योरम भी है आपके पास, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, और ये इस तरीके से एक लाइन बनाई है d और e, ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर d मिड पॉइंट है और ई भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल और आधी होगी। मतलब इफ डी इज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स, देन डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के, और डीई जो होगा वो हाफ होगा बीसी। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज हो जाती है। ओके, एक थ्योरम और है आपके पास, कौन सी है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका यूज सीबीएसई बोर्ड पिछले 3 साल से लगातार करवा रहा है, और ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, पहले थी, लेकिन इस पे रख रख के क्वेश्चन पूछे जाता है।
मतलब ये थ्योरम अगर आपको पता है ना तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर प्रूफ प्रूफ करते डोलो। एमसीक्यू में देते हैं। हाँ थ्योरम क्या है वो सुन लीजिए आप। थ्योरम बड़ी सिंपल है, क्योंकि टेंजेंट पे है ना, और आपका सर्कल चैप्टर भी टेंजेंट पे है, इसलिए थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रूफ नहीं आएगा इसका, डोंट वरी। थ्योरम समझ लीजिए क्या है। वो ये कहता है कि अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट बनी है, यहाँ ए और बी, और अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस सर्कल में कहीं कॉर्ड बनाते हैं, लेट इट बी सी, तो इस कॉर्ड पर जितने भी एंगल बनेंगे उसका एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे। ये आपकी थ्योरम, मतलब कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा और इस कॉर्ड पर जितने भी टेंजेंट बनेंगे, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे इक्वल बनते हैं। ठीक है, ये आपकी इस थ्योरम का नाम क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्वेश्चन कैसा आया था वो सुनो। एक नंबर में आया था, इस तरीके से रख के ऐसे बनाया, ठीक है, फिर यहां से रख के इधर बना दिया इसने, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ सेंटर था, और ये वाला एंगल 60 दे दिया, और ये वाला पूछ लिया, बताओ कितना होगा। डबल हो जाएगा। भाई मैं तो ऊपरला बताया था ना सेम होगा, ये 60 है तो यार ये 60 है, पर सेंटर वाला क्या होता है, इसका दुगना ही तो होता है, तो कितना होगा, लेकिन उसमें 60 भी ऑप्शन था। अब जिसने थ्योरम सही से नहीं समझी वो 60 टिक कर यार, जबकि मैंने दो थ्योरम कनेक्ट कर दिए यहाँ तक, समझो, एक वो सेंटर वाली कनेक्ट करी और एक वो वाली। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ दिमाग लेके जाएगा पेपर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी में ढूंढ लो, मिल जाएगा, मुझे बता दो, मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और एंगल ड्रॉन सिखा दिया मैंने आपको। एक थ्योरम और सीख लीजिए, इसको कहते हैं सीकेंट थ्योरम। बोले, समझ लीजिए भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख लीजिए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है, दोबारा बताता हूं, कि अगर कोई टेंजेंट बन रही है, अगर कोई टेंजेंट है आपके पास सर्कल पर, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही एक कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं अल्टरनेट सेगमेंट का ना आपको क्वेश्चन भेजूंगा एक। आप उसको देखिएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछता है अल्टरनेट सेगमेंट, उससे थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा ना, एक दो क्वेश्चन कर लेने से। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो बात यहाँ पर ये देखो, आ भी सकता है नहीं भी आ, लेकिन वो लगातार पूछ रहा है इस थ्योरम को, इस थ्योरम पे क्वेश्चन रख रख के पूछता है वो, एक एक नंबर में। तो ये तंग करती है थ्योरम, बच्चों ने पढ़ी नहीं होती तो होता नहीं उनसे। तो आपके पास अगर कोई टेंजेंट है और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आपने कॉर्ड बनाई हुई है, अगर कॉर्ड बना दे, तो जितने भी एंगल इस कॉर्ड पे बनेंगे उनका मेजरमेंट इस वाले मेजरमेंट के, कॉर्ड और टेंजेंट के मेजरमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसके सेम ही होता है। हाँ वो एंगल आपका सर्कल पर ही बनना चाहिए, तब इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल और कॉर्ड पे बनने वाले जितने भी एंगल हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। और रीजन आप देंगे इसका एंगल सेगमेंट थ्योरम, एंगल नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट, मैं एक्चुअली इसको एंगल सेगमेंट बोलता हूँ, बट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आजकल चल रहा है, ये भी बड़ी पॉपुलर है। सीकेंट थ्योरम कहती है कि अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट बनाओ और उसी पॉइंट से सर्कल पे सीकेंट बनाओ, तो टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर सीकेंटों के करस्पॉन्डिंग पार्टों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मीनिंग समझाता, मतलब पी टी का स्क्वायर इक्वल होगा पी बी इंटू पी ए बी नहीं, पी से ही नपेगा सब मामला, ये और ये पूरा, पी ए इंटू पी बी नहीं है, मतलब सॉरी पी बी इंटू ए बी नहीं है, पी बी इंटू पी ए है, मतलब पूरा है, पी से है मामला, ये इसका स्क्वायर इसके और इस पूरे के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर करो, प्रोडक्ट को क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखिए,
जो आपके अब सर्कल में है उन थ्योरम को भी बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सेंटर से कभी भी अगर आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ मतलब टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर बनाते हैं रेडियस, तो वो हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। मतलब रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपकी थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको बता ही चुका हूं कि सर्कल पे अगर बाहर से कभी भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो दोनों की लेंथ आपस में कैसे बनती है, इक्वल बनती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ठीक। अच्छा, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? बहुत बढ़िया। एक सर्कल पर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर ही लाई करें, ऐसे पॉइंट ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी खासियत है कि इसके अपोजिट एंगलों का सम 180 होता है। क्योंकि अगर सर्कल आएगा और कहीं क्वाड्रिलेटरल बन गया तो 9th क्लास की प्रॉपर्टी आपको रिकॉल होनी चाहिए कि यार ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगलों का सम नहीं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको बेसिक इंट्रो चाहिए सर्कल को शुरू करने के लिए। ठीक है, आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज बताइए कौन सा डाउट है भाई? बाकी इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसको कर लीजिएगा। टेंजेंट पे कितने वो होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, कहां से लाई करेगा, क्या चीज करेगी, वो कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 करा देता हूं। ये भी सीबीएसई का अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे बच्चे एक्सरसाइज तैयार करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आ जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको इसको जरूर कर लीजिएगा, जरूर करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर टी पॉइंट है, और ये इस तरीके से आ रहा है, और ये ऐसे ही है। यहाँ पे क्यू पॉइंट है, पी और क्यू को ज्वाइन किया गया। और देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू are drawn to a circle with center O from x to point T। प्रूफ क्या करना है वो देखिए, प्रूफ एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये क्वेश्चन PTQ, हाँ कर रहे हैं, PTQ इक्वल टू में एंगल OPQ। ये क्वेश्चन पहले आप ये बताइए कितनों आप में से कितनों को आता है क्वेश्चन? भाई इसको रेडी करिए, ये तो बिल्कुल आना ही आना है। ये फेवरेट क्वेश्चन है सर्कल में से, ये पूछता है हर बार का। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, 2 से 3 में पूछता है, 3 में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है। बताओ भाई, देखो सुनो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें PTQ कहाँ पर है, ये वाला एंगल है। OPQ ये थोड़ा सा एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का दुगना है, ये बात शो करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब बना रहे हैं। पहले मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी इक्वल है? रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्स टू पॉइंट्स आर इक्वल। अब ये जो PTQ एंगल है, अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सही बात है। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे इक्वल, सही है। अच्छा जी, यार इस वाले एंगल, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ना ASP लगा देता हूं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PTQ। तो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ ऊपर वाला प्लस एंगल TQP इक्वल टू में
रीजन एएस, सही है। आप रटने जैसा माने तो रटने जैसा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, रटना है आपको। इससे पहले मैंने क्या किया, एंगल टी पी क्यू इक्वल है एंगल टी क्यू पी के। रीजन क्या बताया था मैंने इसका, एंगल अपोजिट ऑफ, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। और इससे पहले आपने पी टी इक्वल टू में क्यू टी बताई थी। रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सारा ही लिख दिया मैंने, पूरा का पूरा हिसाब किताब, ठीक है। अब यहाँ की जगह यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल पी टी। तो पहले तो आपने टेंजेंट इक्वल कर दी, फिर उनके अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए, फिर आपने इसमें क्या लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सही है यहाँ तक? किसी को कोई दुविधा है तो अभी बताइए मुझे, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बस एक चीज समझा दीजिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए, एंगल टी पी क्यू निकालने के लिए, आपको नहीं लगता कि 90 माइनस एंगल होती एंगल टी पी ओ में से पूरा ये, मुझे इस वाले एंगल को क्या करवाना है, माइनस, है ना। तो मैं इस वाले एंगल, इस वाले को लिख रहा हूँ कि टी पी ओ में से मैं माइनस करा रहा हूँ किसको, एंगल ओ पी क्यू को, ठीक है। और जो एंगल टी पी ओ है वो कितना है आपके पास, 90। तो एंगल ओ पी क्यू, मतलब मैं टी पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये सही बात है, इस वाले एंगल की जगह। सर भैया इस वाले एंगल की बात क्यों कर रहे हो आप, मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा, यही निकालना है। मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, मैं एक इक्वेशन फॉर्म किया मैंने, करेंगे करेंगे करेंगे, वो दोनों इक्वल है ना, दोनों को टी पी क्यू में बना लूंगा। चलो भाई, टी पी ओ 90 क्यों है भाई, एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 क्यों है, रेडियस मेक 90 डिग्री विथ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, भाई टेंजेंट ही तो है, ये टेंजेंट ही तो है टीपी, और ओपी क्या है, रेडियस, रेडियस तो 90 डिग्री बनाता ही। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं वो सुनो, मैं एंगल पीटी क्यू, भाई देखो प्रूफ का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो चीज बोली है वही होने चाहिए आपके इक्वेशन में। अब यहाँ पे दिक्कत चल रही है टीपी क्यू, मेरी इक्वेशन में कहीं टीपी क्यू है नहीं जो प्रूफ करना है, पी क्यू पी कहीं है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टीपी क्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल है। और ये कितना एंगल बन जाएगा, एंगल 2 TP। TPQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे प्रूफ में OPQ चाहिए, TPQ भी नहीं चाहिए, तो मैं TPQ क्या करूंगा, तभी तो कन्वर्शन करता ढूंढ रहा हूँ इसका OPQ में। तो एंगल PTQ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस एंगल OP इक्वल टू में। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरे को प्रूफ चाहिए क्या उस वही चीज है यहाँ पर, बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब बाकी सब कट जाएगा और यही बचेगा। देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पीटी क्यू प्लस 180 माइनस 2 एंगल ओपी क्यू इक्वल टू में 180 से 180 क्या हो गया, कट गया, ओपी क्यू को पल्ले तरफ ले जाइए, 2 एंगल। तो मतलब आपको क्या क्या करना है उस पर गौर करिए। सबसे पहले आपको इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जाके क्या लगा दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, और इसको कन्वर्ट कर लोगे इसी में टीपी क्यू में, जैसे मैंने किया। अब यहां तक जब आप पहुंच जाओगे फिर आप सोचोगे कि यार मुझे जो चीज शो करनी है, क्या उसमें टीपी क्यू है कहीं, आंसर है नहीं, उसमें तो ओपी क्यू है, ये ओपी क्यू छोटा सा। फिर आप ये सोचना कि यार ये टीपी क्यू को मैं ओपी क्यू कैसे लिखूं, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंगल टी पी क्यू को आप लिख सकते हो पूरा एंगल, एंगल टी पी ओ माइनस एंगल ओ पी क्यू, और यहाँ टी पी क्यू की जगह क्या लग जाएगा, 90। यही बात आप टी पी क्यू की जगह क्या कर दीजिएगा, प्लेस कर दीजिएगा, यही मैंने किया।
यकीन मानो जब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया ना, तो मैं यहाँ जाके लटक गया, लेकिन बेसिक थोड़े ठीक थे, तो समझ में आ गया टीपी को कुछ तो करना पड़ेगा कि ये आए ओपी की। बस फिर यही समझ में आ गया कि अच्छा इसको ये बना के लिख देता हूँ 90 माइनस करके, वो बना के लिख दी, और उसके बाद सॉल्व किया। मुझे पता था सब कटने वाला है, तो ये सब कटिंग हो गई, यही कुछ है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि एक्सटर्नल टेंजेंट्स इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइएगा, इसको निकाल के लाइएगा, सब कुछ इसी में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसको पूरे एंगल माइनस ये एंगल लिख देना, लिखते ही चीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, 2-3 नंबर में पूछता है हर बार। ठीक है, चलिए अब बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट में, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड डाउट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, पांचवा तो यार थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पांचवा, करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, एक सर्कल है, बोला है पी ए और पी बी, एक पी पॉइंट है, इस पी से ए और पी से बी दो टेंजेंट बनी है, तो एक ए और एक बी, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80, ये पूरा कितने पे इंक्लाइन कर रहे हैं एक दूसरे से, 80 पर, ओ सेंटर है, फाइंड एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा आपसे। भाई मुझे एक बात बताइए, नहीं नहीं उससे पहले एक काम करना है आपको, उससे पहले आपको इसको उसका टेस्ट करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, बीच वाली कॉमन, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये पूरा 80 था, तो ये 40 और ये 40, अब लगाइएगा, ये 90, ये 40 है, 90 40, बाकी कितना बच गया, तो ये 50। ठीक है, 80 से डायरेक्ट 40-40 नहीं लिख सकते आप, पूछो क्या पूछो। ये एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी, एंगल ए ओ बी और ए पी बी ए पी बी, सप्लीमेंट्री होंगे, हाँ जी, तो फिर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हाफ करके, बाय कंस्ट्रक्शन कहते हैं, बाय शिफ्ट हो, हाफ कैसे हो जाएंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन कैसे, ओपी इसको बाय शिफ्ट करना है, आपको कैसे पता होगी बाय सेट, बताओ सही, कैसे कैसे कैसे, आंसर गलत नहीं आएगा अगर आप बाइसेक्ट भी कर देंगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट से होगा पहले, बाइसेक्ट तो करेंगे। देखो अगर एमसीक्यू, सुनो मेरी बात, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो कहीं कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कराने की जरूरत ना है, सीधी बात है, बाइसेक्ट करेगा। एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, डायरेक्ट समझेगा, ये पूरा 80 है ना, तो ये 40 और ये 40 लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें एमसीक्यू में, मतलब बात कॉन्ग्रुएंट की है, कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ना करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे बनता है, ठीक है, और सेंटर से अगर इस पर कभी मामला फंसता है जाके, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, कर देंगे इस काम को भी, इधर कनेक्ट किया इधर कनेक्ट किया, कर दो कॉन्ग्रुएंट, अब तो मानोगे इक्वल है, इस बात को हम मेमोराइज कर रहे हैं फॉर द इशू, एमसीक्यू के लिए। हाँ बट अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेते हैं, फोर्थ करा रहे हैं भाई, फोर्थ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लगा है, प्रूव दैट, tangents drawn at the ends of the अच्छा हाँ यार, एक फिर मैंने और एक प्रॉपर्टी और नहीं बताई, डायमीटर पर जब कभी भी एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, डायमीटर ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल्स ऑन द सर्कल, इसको याद रखिए। ठीक है, हाँ जी, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, end of a diameter of circle are parallel,
मीनिंग क्या है इसका? प्रूव करिए, हर्ष आएगा क्या ही पता। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। प्रूव करिए कि अगर कभी भी डायमीटर के एंड पर अगर टेंजेंट्स बने तो वो आपस में कैसे हैं? पैरेलल। अच्छा वैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, डायमीटर पर जब कभी टेंजेंट्स बनते हैं ना एंड पॉइंट पर, वही पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। बाकी अगर आप कहीं पर भी कोई कॉर्ड ले लीजिए, वहां बना के देखिए टेंजेंट्स, कभी पैरेलल टेंजेंट्स नहीं। पैरेलल टेंजेंट्स बनते ही कहां पर है? डायमीटर पर। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको ये बात शो करनी है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कैसे शो करेंगे? एनी आइडिया? मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? 90। अब अगर मान लीजिए मैं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इधर एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोलूं, और मैं आपको बोलूं कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के 90 डिग्री ईच, तो क्या मैं इस बात से ये क्लियर नहीं कर सकता कि आपकी लाइन एक्स वाई और लाइन एम एन, एक्स वाई पैरेलल होगा किसके? एम एन के। रीजन? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, दोनों लाइन आपस में कैसे हो जाएंगी? ठीक है। बाकी आप कॉर्ड पे जब बनाते हैं तो वहां एंगल्स इक्वल नहीं होता, तो इसलिए वो कभी बनता नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। देखो मैं 5th आपको करवा देता हूँ। देखिए 5th क्वेश्चन उन्होंने पूछते थे, बट अब ये आउट ऑफ मतलब पैटर्न हो चुका। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स at the point of contact, at the point of contact to the tangent, to the tangent to a circle passes through the center। मीनिंग बता दो इसका क्या? कि प्रूव करिए कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम बनाए, भाई मतलब एक सर्कल और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट पास कर रही है, अगर आप वहां टेंजेंट, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर अगर आप बनाते हैं, कहां से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो कहां से पास करता हुआ जाए? सेंटर से। इस बात को शो करना है। वैसे बात हमने थ्योरम में ऐसे पढ़ी है कि भाई कभी भी सेंटर से पॉइंट ऑफ मतलब बनाते हैं तो हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री। उल्टा कह रहा है वो कि अगर 90 डिग्री बनाते हुए पास 90 डिग्री बनाता हुआ चलूं तो क्या सेंटर से पास करेगी? आंसर है बिल्कुल करेगी। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। कैसे करेंगे निशान? नहीं, प्रीत बताइए। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और हम कहेंगे कि वो लाइन सेंटर से पास नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन लेकिन नहीं नहीं सुनो, लेकिन वो लाइन परपेंडिकुलर है। वो लाइन क्या है? मतलब आपको ये बात तो सिद्ध करनी है कि परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करेगी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। मैंने ऐसा लगाया कि सेंटर से पास नहीं कर रही, चलो आप ही की बात बड़ी रखते हैं, सेंटर से पास नहीं करी। अब मैं सिद्ध करूंगा कि वाकई में ही परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करेगी। अब अगर सेंटर से पास करेगी, इसके लिए मेरे को ओ और ओ डैश अलग अलग पॉइंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसे पॉइंट होने चाहिए? सेम पॉइंट, कोइंसाइड करना चाहिए ओ और ओ डैश। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ओ डैश तो सेंटर पे नहीं है, लेकिन ओ तो सेंटर है, और सेंटर से आने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। बस यही स्टेटमेंट्स लिखनी है आपको। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं कि ओ डैश मतलब जैसे लेट इट बी ए, यहाँ पर बी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि एंगल एंगल ओ डैश ए बी,
तो 90 है बाय गिवन, और एंगल ओ ए बी 90 है, रीजन रेडियस में 90 डिग्री, क्योंकि भाई ये तो सेंटर से आ रहा है, इसको तो आप ठुकरा नहीं सकते। चलो ये नहीं आ रहा सेंटर से, लेकिन ये तो गिवन है कि भाई परपेंडिकुलर तुमने बनाया है, मैंने परपेंडिकुलर तो बनाया, तो 90 तो बोलो। मैंने इसको थोड़ा सा वैसे करा, मतलब जैसे आपने ओ डैश यहाँ ले लिया ना सर्कल, हाँ वो आपने साइड में ले लिया होगा। मैंने ऊपर सर्कल पे ही ले लिया। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, नहीं इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर, मतलब इसी को एक्सटेंड करते हुए मत बनाओ, इसके थोड़ा सा साइड में बनाओ, चाहे बेशक ऊपर बना दो, हाँ वैसे ही करा। लेकिन इसके ऊपर से मतलब यहाँ पे ऐसे करके मत बना देना, साइड में बना। मैं जो स्टेटमेंट्स कह रहा हूं उस बात को सुनो, मैं ये कह रहा हूं ओ डैश ए बी तो 90 है, रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। अरे गिवन है यार, ये बात कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बात क्या है? गिवन, गिवन था ना कि भाई ए से परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बनाया ना। अच्छा ओ ए बी 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना बनाती है? 90 डिग्री। अब मैं इनसे एक बात कंक्लूड करूंगा कि एंगल ओ डैश ए बी इक्वल है एंगल ओ ए बी के, रीजन 90 डिग्री ईच। अब मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल, ये जो ऊपर का आपने कंडीशन लिखी है ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड, कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। हेंस अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ओ डैश कोई अलग पॉइंट नहीं है, बल्कि कैसा पॉइंट है? सेंटर ही, ठीक है। कोइंसाइड विद ओ डैश, सो ओ डैश इज नॉट इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में नहीं आई है? तो आपको क्या करना है, एक तो भाई 90 उसने बाय गिवन किया है, एक 90 जो सेंटर से वाला है वो आप बाय थ्योरम कर रहे हो। अब दोनों ही 90 हैं तो दोनों को इक्वल इक्वल कर देना, उसके नीचे लिख देना भैया ऐसा तो तभी हो सकता है जब दो, मतलब वो दोनों पॉइंट अलग अलग ना हो, बल्कि क्या कर रहे हो? कोइंसाइड हो। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ओ डैश ही आपका क्या है? सेंटर है। आपकी वाली बात से आया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसके अलावा नहीं है, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन वैसे पूछेंगे नहीं, इन केस अगर पूछते हैं तो आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर में आएगा लास्ट अगर आया भी तो। हाँ जी, 6th 7th 7th आउट में नहीं है, 7th को रेडी रखिएगा भाई, 7th आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सर्कल है आपके पास, प्लीज प्लीज यहाँ फोकस करिए। लेकिन मानिए आपको पढ़ाने के लिए आज मुझे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। ठीक है, ओके चलिए देखिए। तो बस डायग्राम मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया, चलो ठीक है। यहाँ पे डी है, ये आर है, यहाँ पर सी है, ये क्यू है, ये बी है, यहाँ पर पी है, ये ए है, और ये एस है, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और आपको टू प्रूफ बोला है, उस पर गौर कर लीजिए। आपको टू प्रूफ बोला है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी, ये चीज आपको बोली है सिद्ध करने के लिए। आप इनके पार्टों को देख लीजिए भाई, देखो 2 नंबर में बिल्कुल पूछेगा, बेसिक वालों के लिए तो पूछेगा पूछेगा, स्टैंडर्ड वालों को भी पूछ सकते, क्योंकि मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें से कोई कुछ भी बहुत ही खतरनाक नहीं है कुछ भी। ए बी और सी डी, ए बी यहाँ है और सी डी यहाँ ऊपर है, तो इनके जो पार्ट है ना, जैसे एपी और बीपी, डी आर और डी सी, इनको क्योंकि ये चीज लेफ्ट में लिखी है तो इनके पार्टों को भी कहाँ लिखेंगे हम?
इस माइंडसेट से करिए क्वेश्चन। और जो एडी और बीसी हैं इनके पार्टों को एक साइड, राइट साइड में, फिर ऐड कर दीजिएगा। एपी और बीपी प्लस होकर क्या बना देगा, एबी। और डी आर प्लस डीसी प्लस होकर क्या बना देगा, डीसी या सीडी। सही है। और इनके पार्टों को प्लस करेंगे हम और ये बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इस माइंडसेट से करेंगे हम। अब मुझे बस एक चीज समझाइए कि ये जो डी है ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाले टेंजेंट्स हमेशा कैसे होते हैं, तो ये वाला साइड इस वाली साइड की क्या होगा, ऐसे ही सी भी, तो मतलब मैं लिख देता हूं। और ध्यान रखिएगा सी डी और ए बी के पार्ट लेफ्ट में लिखने हैं, तो डी आर को तो मैं लेफ्ट में लिखूंगा और इक्वल टू डी एस। सही है। इसी तरीके से सी बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो सी आर और सी क्यू आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो हम लिख रहे हैं कि आर सी इक्वल सी क्यू। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, आप सबके आगे लिख दीजिएगा। इसी तरीके से ए बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी इक्वल्स टू ए एस। भैया ए एस को यहां लिख दिया, एपी को यहां लिख दिया तो गलत हो जाएगा, हाँ जी फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया था उनके पार्टों को लेफ्ट में लिखिएगा, राइट वाले को, राइट के पार्टों को राइट में लिखिएगा, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तभी तो बनेगा एपी प्लस सी डी, एबी प्लस सी डी। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास, ये वाला भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप इस पर लिखेंगे बीपी इक्वल्स टू बी। अब मैं ऐड कर दूंगा, एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को थर्ड, एक को फोर्थ बोल दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। अब आप बताइए डी आर प्लस आर सी प्लस एपी एंड प्लस बीपी इक्वल है डीएस प्लस सी क्यू प्लस ए एस एंड प्लस बी क्यू। अब आप खुद सोचिए, आपको सीडी बनाना है तो किन किन को प्लस करना पड़ेगा, ये रहा डी आर, ये रहा आर सी, प्लस करके लिख दीजिएगा सी डी। एक रहेगा एपी और बीपी, इसको प्लस करके क्या लिख देंगे हम, ए बी। भाई मेरे ख्याल से ये वाली चीज अचीव हो चुकी है। आरएचएस में और काम कर लेते हैं भाई। आरएचएस में आपको पूरा चाहिए यहाँ पे डीएस और एएस, तो ये रहा डीएस और ये रहा एएस, इनको प्लस करेंगे तो बन जाएगा एडी, और सी क्यू प्लस बी क्यू को प्लस करेंगे तो बन जाएगा बीसी, और ये आपस में इक्वल हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, 8। ठीक है, इसके अलावा बताइए 9 12 9 डाउट में नहीं है, बीच वाला वो 90 बनाना है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 भी डाउट में नहीं है किसी के, 11 12 है, 12 के अलावा अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताइए, करवाऊं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूं मैं आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना, पहले एक सर्कल बना लेते हैं उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो एक सर्कल, और ये एक क्वाड्रिलेटरल द्वारा क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, इस तरीके से। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल द्वारा सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, ये चीज आपको प्रूफ करनी है अपोजिट साइडों के द्वारा। ठीक है, अभी अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल जैसे एडी और बीसी, तो ये दोनों सेंटर पर एंगल सबटेंड करेंगी ना, तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर कितना बनाना है, 180, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना बनाना है, 180। देखो मैं आपको इसका सीधा हिसाब किताब बताता हूँ, आपने इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को बना लेना है सबके। तो यहाँ पर P है, यहाँ Q है, ये R है और ये S है, और इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टों से टच करा देना है। ठीक है, और इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टों से टच करने के बाद टोटल 8 ट्राइंगल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको ये टोटल 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। 8 ट्राइंगलों में आपको क्या करवाना है उस चीज के बारे में हाईलाइट कर देता हूं।
ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कराना है, कॉर्नर वालों को। ये हो गया कॉर्नर वाले, ऐसे ये कॉर्नर वाले, ऐसे ये कॉर्नर वाले, और ये कॉर्नर वाले, चार, मतलब 8 हो गया, आठों एंगल, आठों के आठों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट कराने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल है, बीच वाली, और ये दोनों क्या है, रेडियस, एस 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 से। हाँ सिमिलरली करके लिखते हैं, आपका टीचर अगर वो एग्री करता है तो ठीक। ठीक है, बोर्ड की बात है, क्यों क्यों चलेंगे, फटाफट करना ना, हाथ स्पीड करिएगा। छोड़ो, बोल नहीं था। चलो इधर ध्यान दो। तो चारों कॉर्नर वाले जो एंगल ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल। तो एंगल 1, एंगल 2, प्लीज यहां ध्यान दीजिए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो एंगल 7 और एंगल 8, ऐसे 8 एंगल बना लीजिएगा। अब इन, हाँ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, मैं सीपीसीटी। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। भाई जब कॉर्नर वालों को जब करोगे तो कॉर्नर वाले हो ही जाएंगे इक्वल सीपीसीटी से। ऐसे ही एंगल 7 किसके इक्वल, एंगल 8 हो जाएगा मामला। अब करिएगा इन सबको प्लस और इक्वल टू में क्या बता दीजिएगा, 360। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू में कितना, कंप्लीट एंगल। सही है। अब आपको कौन सा वाला एंगल बनाना था, भाई मुझे एंगल बनाना था 1 और 8 वाला, क्योंकि ये एंगल बोला था मैंने। और इस साइड से कौन सा चाहिए था, 4 और 5 वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात करो। अब उसके लिए कौन किस में बदले वो आप खुद देखो। भाई 2 को किस में बदलना पड़ेगा, 1 में। 8 7 को किस में बदलना पड़ेगा, 8 में, क्योंकि मेरे को 1 और 8 चाहिए बस, 2 और 7 नहीं चाहिए। तो 2 को आप 1 में लिख तो सकते हो सीबीसीटी से, और 7 और 8 का भी कन्वर्शन। तो मैं इस 2 को तो बदल दूंगा किसमें, एंगल 1 में, और एंगल 1 मेरा ऑलरेडी है भी। और एंगल 7 को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, एंगल 8 में। यहां तक किसी को इश्यू हो तो बताइए। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 3 को 3 मत रहने दीजिए, इसको क्या बना लीजिएगा, और एंगल 4 तो ही। एंगल 5 भी ठीक है, एंगल 6 को क्या बना लीजिएगा, एंगल 5। तो दो तो एंगल 1 हो गए, 2 एंगल 4 हो गए, 2 एंगल 5 हो गए, और 2 एंगल 8 हो गए, इक्वल टू में 360। 2 कॉमन निकाल के काटोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू में 180। यहां तक किसी को इश्यू हो तो बताइए। अब 1 और 8 को प्लस करके लिखना ए ओ डी, तो मैं करूंगा अभी इस काम को। भाई एंगल 1 ये रहा, एंगल 8 ये रहा, तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ए ओ डी। और 4 और 5 को जब प्लस करोगे तो इसको क्या लिखोगे, बी ओ सी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू में, और यहाँ ये बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल जो आपको करवाना था, कि अपोजिट साइड है सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, दिखा। ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने हैं प्रॉपर, आपको 8 ट्रायंगल दिखाई देंगे, कॉर्नर वालों को कॉन्वर्ट कर देना है, 1 2 के, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। फिर आपको जानबूझ के कौन किस में कन्वर्ट हो सबको प्लस करके 360। फिर 2 को 1 बना लीजिएगा, 7 को 8 बना दीजिएगा, वो सब काम वाम करवा के आपको सब और इनमें कन्वर्ट करना। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 12 और है, उसको और देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, फाइनल क्वेश्चन है आपका ये। इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और आप एक सर्कल को क्या कर रहे हैं, सरकमस्क्राइब। ठीक है, इस तरीके से, और ये 6 दिया है इन्होंने,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और ये वाला जो दिया है ये 8 दिया है, और ये A है, यहाँ पर ये B है, और ये C है, और ये D है, यहाँ पे ये P मानते हैं और इसको हम Q मानते हैं। ये सेंटर हो गया, यहाँ से आपने एक लाइन गिरा दी, तो सेंटर हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ गिरा देंगे हम 90 ऐसे ही हम यहाँ गिरा देंगे 90 ये काम खुद कर लेना है, और कॉर्नर पॉइंटों से भी टच कर देना है इसको। इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करवा लेना है। आपसे मेरे ख्याल से ए बी और ए सी पूरा पूछा गया है, यही तो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मुझे बात दो यार, ये 6 है तो यार ये कितना होगा, ये 8 है तो यार ये कितना होगा, ये मुझे बताना ही है, तो यार ये भी एक्स ही होगा। सही है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी टेंजेंट बनते हैं तो इक्वली बनते हैं, ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई टेंजेंट बनते हैं तो क्या बनते हैं, इक्वल। ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं तो इक्वल। ठीक है, अब मुझे ये पूरा फाइंड आउट करना है, 6 प्लस एक्स, मतलब एक्स निकल जाए तो अपना काम बन जाए। अब मैंने आपको जो चीज सिखाई है हमेशा वो यही सिखाई है कि इक्वेशन का इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करें, इक्वेशन, जब कभी कोई फाइंड आउट करना हो हमेशा इक्वेशन बनाए। अब इसमें इक्वेशन बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि ओवरऑल ट्राइंगल का फॉर्मूला, मतलब ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम दो तरह से। एक तो हम निकालेंगे ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, इनसे, मतलब इन तीनों का एरिया निकालकर, हाँ जी, मतलब दिख रहे हैं ना आपको ये ट्राइंगल, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला, निशान नजर मत लगा दिया, बहुत दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है, ए बस बस ठीक है ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है बेसिकली, सुन लो इधर मेरी बात, आपको इन तीनों ट्राइंगल, मतलब मैं जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये काम दो तरीके से करेंगे हम, एक तो हम इसको करेंगे हीरोन से ओवरऑल, और एक हम करेंगे ये जो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, ओबीसी प्लस ओएसी प्लस ओबीए, इनको प्लस कर, और इन दोनों को मैं लास्ट में इक्वल बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलूंगा, और फिर हम इक्वेशन बन जाएगी हमारी, और उसमें एक्स मिसिंग होगा, हम वो एक्स निकाल देंगे, एक्स निकलते ही पूरी साइडें आ जाएंगी। शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें ना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपको वहां टाइम बचाना है, क्वेश्चन हर अटेम्प्ट करना है। मान लो गिना चुना अगर आधा, एक नंबर दो नंबर सब में से मिल भी रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि एक तो आपने बहुत बढ़िया से कर दिया क्वेश्चन और पीछे 10 नंबर का छोड़ गया, तो 10 नंबर में से अगर अटेम्प्ट करते तो शायद 10 में से 6 मिल जाते, या तो आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए 5 से ज्यादा तो मिलना नहीं है। ज्यादा लिखावट पे दो जोर मत मारिए लिखने में, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ 5-6 क्वेश्चन थोड़े बढ़िया बढ़िया लिखो, अच्छा लगे टीचर को, चलो आता था, बाद में स्पीड कम पड़ी बच्चे की, स्पीड बढ़ाई, खराब, थोड़ा सा गंदी राइटिंग आ गई, ठीक है चलो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, पूरा का पूरा सजा बजा के लिखने की जरूरत नहीं, हाँ लास्ट में टाइम बच जाए तो सजा लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ओबीए ओबीसी और ये सब चेक करें, हीरोन से कर रहे हैं पहले। तो हीरोन्स क्या कहता है भाई, तीनों साइडें चाहिए, पहली साइड बताइए 14 नीचे की पूरी, बी साइड बताइए 6 प्लस एक्स, अब भैया 6 प्लस एक्स को 6x मत लिखे आना, वो 6 प्लस एक्स ही है। ठीक है, सी को 8 प्लस एक्स, फिर एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। थोड़ा करेंगे ना आप तो मतलब बैठ जाता है क्वेश्चन की आंख, ऐसे ही करते हैं हमेशा। अच्छा, इसके बाद फिर एरिया, अच्छा एस ये तो निकाले नहीं, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन में 2। हाँ जी, यहाँ पे हो गया आपके पास 20 और 28 प्लस 2x अपॉन में 2, काट पीट के आप इसको लिखोगे 14 प्लस एक्स, कॉमन निकाल के काट के दिखाना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो दिखाइए, नहीं होती तो ठीक है, तो गलत मत करिएगा। ये निकला है आपके पास क्या, सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकाल रहे हैं, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या भाई, बिल्कुल सही बात है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, अंडर रूट एस की जगह क्या लिखेंगे हम 14 प्लस एक्स,
14 प्लस एक्स माइनस 14 माना था पहला वाला, 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माना था, तो एक साथ ही साइन चेंज कर दीजिए, ब्रैकेट का छोड़िए झंझट। अरे 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, नहीं एक बात तो है ही, x माइनस 6 लिखोगे आप तो माइनस एक्स माइनस 6 लिखे ना, x माइनस 6 पे लिखो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पर भी x से x कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, यहाँ पे आपके पास x बचेगा, यहाँ पे आपके पास 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे 14 माइनस 8 दिस इज 6, 8 6 48। ये कॉमन निकालो, कॉमन कैसे निकाला है? बाहर निकल जाएगा 8 और 6 को ओपन कर लो। हाँ कर सकते हैं वो भी, 48 x अंडर रूट के अंदर 14 प्लस x, यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। आप इसको कुछ कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो कि बाहर भी निकाल सकते हैं इन केस अगर चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल प्लीज ध्यान वर्क करिए आप लोग, ट्राइंगल BOC, हाँ जी, एरिया निकालिए इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, अच्छा हाइट इसमें 4 चलती है, यहाँ पे आप इसको कट कर लोगे कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही आपके पास ऊपर वाले के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तो हाफ बेस कितना है आपके पास 6 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4, ये कट जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस कर लोगे, यहाँ पे 12 प्लस 2x, और तीसरा आपके पास है ट्राइंगल OBA, एरिया हाफ कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 8 और हाइट 4, यहाँ पे 2 काट दिया आपने, यहाँ पे हो जाएगा 2x एंड प्लस 16। अब क्या करना है, बिल्कुल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 16, 56 प्लस 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 56 प्लस 4x, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक किसी को इश्यू है तो बताइए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंडर रूट 48x और 14 प्लस x इक्वल है 56 प्लस 4x, सही है। हाँ जी, अब आप चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें कर सकते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, 4 कॉमन निकालो उसमें से बाहर आएगा प्लस x डायरेक्ट कट जाएगा, आसान है, ठीक है वो चीज भी चलेगी। वैसे कि अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस x, और यहाँ पर आपके पास रहेगा 48x और यहाँ पर 14 प्लस x। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, 14 प्लस x भैया मैं 4 को स्क्वायर बांटी थी, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, 14 प्लस x से ये हट जाएगा, हाँ ठीक है। 16 से 1 बार 16 3 सा 48, कितना बच गया आपके पास 3x इक्वल टू 14 प्लस x, इस x को आप वहां भेज दीजिए 2x, x की वैल्यू 7, ये एक तरीका है। भैया रूट को अगर हम उधर भेज दें, क्वाड्रेटिक खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, वो चीज कर लें, ये कर लें, हाँ वो भी तरीका है, आपकी चॉइस जैसे करना, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें 7 आएगा और एक नेगेटिव आएगा, 7 को आप पिक कर लोगे, बात वही बनेगी। पर ऐसे कर लीजिए ज्यादा सही है, 14 प्लस x कॉमन दिखेगा, आप काट भी पाएंगे, बचाएगा भी टाइम। x की वैल्यू 7 आ गई, फिर मेरे ख्याल से a भी जो था वो x प्लस 6 था, है ना, a b x प्लस 8, ठीक है x प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 15, और a c है x प्लस 6 कितना 7 प्लस 6 कितना 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताइए। एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी में कोई डाउट है किसी को? ये एग्जांपल नंबर 3 हाँ सुन गया।